देखिए, किसी भी देश के सफर में ना कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ एक फैसला, बस एक फैसला, पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। और सच कहूँ तो आज हम सब एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं। हमारे सामने एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भारत के लोकतांत्रिक और जो हमारा फेडरल ढांचा है उसे हमेशा के लिए बदलने की ताकत है। तो चलिए, आज इस पूरे मामले की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। ये शब्द, ये सिर्फ एक बयान नहीं है। ये उस गहरी चिंता की गूंज है जो परिसीमन या जिसे हम डीलिमिटेशन कहते हैं, उस बहस के बिल्कुल सेंटर में है। सोचिए, एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे देश में और खासकर हमारे दक्षिणी राज्यों में एक बेचैनी की लहर दौड़ा दी है। तो इस काफी कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले, ये विवाद है क्या, फिर जानेंगे कि ये परिसीमन आखिर होता क्या है, ये भी समझेंगे कि ये 50 साल से रुका हुआ क्यों था, फिर देखेंगे कि नए प्रस्ताव से क्या बदलने वाला है, कैसे उत्तर और दक्षिण के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है, और सबसे जरूरी, भारत के फेडरल भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो देखिए, बात यह है कि सरकार संसद में कुछ ऐसे बिल लाने की तैयारी में है जो हमारे वोटिंग सिस्टम की, आप कह सकते हैं, बुनियाद को ही हिला सकते हैं। और बस इसी वजह से एक जोरदार बहस छिड़ गई है। सवाल ये है कि क्या ये कदम हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा या फिर ये भारत को उत्तर और दक्षिण के दो खेमों में बांट देगा। ठीक है, अब इस पूरी बहस को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें डीलिमिटेशन शब्द को ही समझना होगा। तो चलिए जानते हैं, आखिर ये परिसीमन है क्या और ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो हमारे संविधान का आर्टिकल 82 ये कहता है कि परिसीमन वो प्रोसेस है जिससे लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को, मतलब उनकी सीमाओं को, समय समय पर फिर से तय किया जाता है। और ये काम कौन करता है? इसके लिए एक आज़ाद परिसीमन आयोग बनाया जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा करते क्यों हैं? इसका मकसद क्या है? मकसद है हमारे लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सिद्धांत को लागू करना, और वो है वन वोट वन वैल्यू। मतलब साफ है, हर नागरिक के वोट का वजन लगभग बराबर होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देश के किस कोने में रहता है। अब इसे करने के लिए परिसीमन आयोग मोटे तौर पर दो नियमों को फॉलो करता है। पहला, हर राज्य को उसकी जनसंख्या, मतलब आबादी के हिसाब से लोकसभा में सीटें मिलती हैं। और दूसरा, फिर उस राज्य के अंदर भी हर सीट पर वोटरों की संख्या लगभग एक जैसी रखी जाती है। सिंपल। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पिछले करीब 50 सालों से रुकी हुई है, ठप पड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी काम इतने लंबे समय तक रोका क्यों गया? क्या वजह थी? तो इसकी कहानी शुरू होती है 1976 से। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने परिसीमन पर 25 साल के लिए रोक लगा दी। और तर्क क्या दिया? तर्क ये था कि जो राज्य फैमिली प्लानिंग को अपनाकर अपनी आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें कम सीटें देकर एक तरह से सजा नहीं मिलनी चाहिए। लॉजिकल लगता है ना? फिर साल आया 2002। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसी तर्क को सही माना और इस रोक को 2026 तक के लिए और आगे बढ़ा दिया। और अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज की तारीख में। 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है। तो सवाल है कि सरकार का मौजूदा प्रस्ताव क्या है और आखिर उसे लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? प्लान ये है कि लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर सीधे 850 के करीब कर दिया जाए। एक बड़ा जंप है। और सीटों का ये जो नया बंटवारा होगा, उसका आधार होगा 2011 की जनगणना के आंकड़े। अब सरकार का ऑफिशियल तर्क क्या है? सरकार कह रही है कि ये कदम इसलिए जरूरी है ताकि बरसों से जो महिला आरक्षण बिल अटका हुआ है, उसे लागू किया जा सके। लेकिन विपक्ष का आरोप कुछ और है। उनका कहना है कि इस बिल की आड़ में देश के पूरे राजनीतिक समीकरण को ही बदलने की कोशिश हो रही है। और यहीं से इस पूरे प्रस्ताव का सबसे विवादित पहलू सामने आता है, और वो है राजनीतिक शक्ति का उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बिगड़ता हुआ संतुलन। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है। तो देखिए, अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो क्या होगा? जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, उनका संसद में प्रतिनिधित्व आज के 38% से बढ़कर करीब 43% हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व 24.3% से घटकर सिर्फ 20.7% पर आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ?
मतलब ये कि जिन राज्यों ने अपनी आबादी को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया, उन्हें एक तरह से इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि संसद में उनकी आवाज का वजन कम हो जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार को 30 से भी ज्यादा नई सीटें मिल सकती हैं। वहीं तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों का संसद में जो रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा है वो घट जाएगा। और इसी भावना को, इसी नाराजगी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आवाज दी है। उनका कहना है कि सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाना उन दक्षिणी राज्यों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है, जिन्होंने विकास, शिक्षा और दूसरे कई पैमानों पर पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है। तो अब आप समझ रहे हैं, ये बहस सिर्फ सीटों के गणित तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का एक नाजुक सा संतुलन बना हुआ है, उसके भविष्य पर ही एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर रही है। और इस पूरे मामले को एक बात और भी ज्यादा गंभीर बना देती है, वो ये कि परिसीमन आयोग जो भी फैसला लेगा, उसे देश की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। उसका फैसला फाइनल होता है, पत्थर की लकीर। तो सवाल उठता है, क्या कोई और रास्ता है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? हाँ, कई एक्सपर्ट्स और विपक्षी नेता कुछ विकल्प सुझा रहे हैं। जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि सीटें इस तरह बढ़ाई जाएं कि सभी राज्यों का संसद में जो आज का रिप्रेजेंटेशन रेशियो है वो बना रहे, या फिर राज्यसभा को और मजबूत किया जाए। एक और सुझाव ये भी है कि सीटों के बंटवारे के लिए सिर्फ आबादी को ही न देखें, बल्कि राज्य के आर्थिक योगदान जैसे पैमानों को भी उसमें शामिल किया जाए। तो घूम फिरकर हम उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये परिसीमन लोकतंत्र को वक्त के साथ अपडेट करने की एक जरूरी कवायद है, या फिर ये भारत के फेडरल बैलेंस को हमेशा के लिए एक तरफ झुका देगा, एक ऐसा भारत बनाएगा जहां कुछ राज्यों की आवाज दूसरों पर हमेशा भारी पड़ेगी? इस एक फैसले का जवाब जो भी हो, वो आने वाले दशकों के लिए भारत की कहानी लिखने वाला है।